सुवर्णनगर नाम के गांव में रागिनी अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बेटी राधा 12 साल की, मझली बेटी मधु 9 साल की और सबसे छोटी बेटी मीना 6 साल की थी। रागिनी के घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। वो अपनी बच्चियों का बड़े ही कठिनाइयों का सामना कर पालन पोषण कर रही थी। वो खुद भूखी रहकर अपनी बच्चियों को खाना खिलाती, जो काम मिले वो काम किया करती थी। एक दिन सुबह खाना बनाकर रागिनी काम पर जाने निकलती है तो वो अपनी बड़ी बेटी राधा से, राधा बेटा अपनी दोनों बहनों का ख्याल रखना और खाना बना कर रखा है तो खाना खा लेना बेटा, और दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना अंदर से। जब तक मैं घर ना आऊँ बाहर मत निकलना। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं सब अच्छे से संभालूंगी। अब रागिनी अपने लिए काम ढूंढने निकल पड़ती है। वो हर रोज जो काम मिले वो कर अपनी बच्चियों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती थी। उस दिन पूरा दिन काम ढूंढने पर भी उसे कहीं पर भी काम नहीं मिला तो वो हताश मन से घर आती है तो राधा अपनी माँ से, माँ क्या हुआ, क्या आज भी आपको खाली हाथ ही लौटना पड़ा है? हाँ राधा बेटी, मुझे आज भी कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला। तभी मीना भागते हुए रागिनी के पास जाती है और वो अपनी माँ से, माँ आप घर आने में कितनी देर करती हो हमेशा? आज क्या लेकर आई हो? मुझे बहुत भूख लगी है माँ। मैं दीदी को कब से खाने के लिए मांग रही हूँ, लेकिन दीदी है जो बोलती है माँ को आने दो, फिर साथ में ही खाना खाएंगे। बताओ ना माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। रागिनी मीना को गले लगा लेती है और राधा से, राधा बेटा मीना को खाना क्यों नहीं खिलाया? माँ हर रोज आप अकेले ही खाना खाती हो तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम सब मिलकर खाना खाएं। अब रागिनी अपनी तीनों बच्चियों को अपने हाथों से खाना खिलाती है और खुद खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह उठते ही रागिनी खाना बनाने जाती है तो वो देखती है कि घर का राशन खत्म होता आ रहा है। अब वो और ज्यादा मेहनत करने की ठान लेती है। घर से निकलते ही आज उसे मजदूरी का काम मिल जाता है। अब वो हर रोज वही काम करने वाली थी। वहाँ उसे दिन भर काम कर 100 रुपए ही मिलते थे, लेकिन फिर भी वो मन ही मन, काम मिले तो करो, ना मिले तो भूखे रहो। इससे अच्छा है कि क्यों ना हर रोज यही काम करूं, कम से कम बच्चों को भूखे पेट तो नहीं रहना पड़ेगा। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन हर रोज की तरह रागिनी अपने काम पर जाने के लिए निकलती है तो वो रास्ते में एक लड़के को बेहोश हुआ देखती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। ये देख वो मन ही मन, अरे ये बच्चा कितना छोटा है और इसका कितना सारा खून निकल रहा है। अगर इसे अभी के अभी अस्पताल लेकर नहीं गए तो इसकी तो जान भी जा सकती है, लेकिन कोई मदद भी तो नहीं कर रहा। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। मदद तो करना चाहती हूँ लेकिन मैं किसी उलझन में नहीं फंसना चाहती। हाँ, मैं इसकी मदद जरूर करूंगी। अब रागिनी उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है और भागते हुए कुछ ही दूरी पर एक जो अस्पताल था उसमें उसे ले जाती है और डॉक्टर से, डॉक्टर देखिए तो इस बच्चे को क्या हुआ है, प्लीज डॉक्टर जल्दी चलिए डॉक्टर साहब। बहन जी, इस बच्चे का बहुत खून निकल रहा है और ये पुलिस केस है। जब तक यहाँ पुलिस नहीं आती और जांच पड़ताल नहीं करती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं डॉक्टर साहब, ये बच्चा बहुत देर से बाहर पड़ा हुआ था, इसका बहुत खून बह चुका है। प्लीज डॉक्टर साहब, इलाज होने के बाद तो जांच पड़ताल होती रहेगी, लेकिन इस बच्चे की जान बहुत कीमती है डॉक्टर साहब। अच्छा ये बताओ कौन है ये और इसे क्या हुआ था? डॉक्टर साहब, मैं नहीं जानती कि ये कौन है और इसके साथ क्या हुआ है, लेकिन ये मुझे रास्ते में पड़ा दिखाई दिया तो मैं इसे लेकर यहाँ चली आई। डॉक्टर साहब, इसका जल्द से जल्द इलाज करवा दीजिए। रागिनी की बात सुनकर डॉक्टर उस बच्चे को इलाज के लिए लेकर जाते हैं और जब तक उस बच्चे को होश नहीं आता तब तक रागिनी अस्पताल में ही रुकती है। वो आज काम पर भी नहीं जा पाई थी तो आज उसे मजदूरी भी नहीं मिलने वाली थी। दूसरी ओर मधु और मीना अपनी माँ की राह देखते देखते सो जाती है। राधा बहुत परेशान होए जा रही थी। देर रात रागिनी घर आती है और दरवाजा खटखटाती है तो राधा बहुत डर जाती है। कौन? राधा, मैं हूँ बेटा, दरवाजा खोलो। राधा भागते हुए दरवाजा खोलती है और अपनी माँ के गले लग जाती है और अपनी माँ से, माँ आज कितनी रात हो गई आपको? कहाँ थी आप? मुझे बहुत डर लग रहा था माँ।
अब रागिनी राधा को सारी बात बताती है और दोनों खाना खाकर सो जाती है। दूसरे दिन सुबह उठते ही रागिनी अपने काम में जुट जाती है कि तभी एक आदमी रागिनी के सामने गाड़ी से नीचे उतरता है और वो रागिनी को आवाज देते हुए, रागिनी जी, रागिनी जी। जी कौन? आप रागिनी जी है ना? जी भाई साहब, मैं रागिनी हूँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। रागिनी जी, मैं उसी बच्चे का पिता हूँ जिसे आपके कारण कल फिर से नई जिंदगी मिल पाई है। आदमी बोल ही रहा था कि उसकी नजर घर के सामने ही लगे हुए फोटो पर जाती है और वो रागिनी से, रागिनी जी, ये मेरे पति की फोटो है। 4 साल पहले कंपनी में काम करते वक्त एक खराब मशीन के कारण शॉक लगने से इनकी मौत हो चुकी है। क्या आप इन्हें जानते थे? अरे ये तो राकेश है, ये मेरी कंपनी में ही तो काम करता था। मुझे माफ कर दीजिए रागिनी जी। तभी रागिनी की छोटी बेटी मीना अपने फटे पुराने कपड़ों में वहाँ आ जाती है और वो अपनी माँ से, माँ, दिवाली आने वाली है तो मुझे ढेर सारे कपड़े और खिलौने चाहिए माँ। और हाँ माँ, सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि खाने के लिए रोटी कब बनाओगी? आप हर रोज चावल ही पकाती हो। मुझे चावल नहीं खाने माँ, मुझे अच्छे नहीं लगते चावल। मीना की बात सुनकर रागिनी मीना को गले लगा लेती है और उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। मीना की बातों से उस आदमी को रागिनी के घर के हालातों की खबर हो जाती है और वो रागिनी से हाथ जोड़कर, रागिनी जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज आपके कारण ही मेरा बेटा जिंदा है और राकेश ने भी हमारी कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हमने कभी ये देखने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर हमारे कंपनी में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार का क्या होता होगा। उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो कंपनी का मालिक रागिनी को अपनी कंपनी में ही एक जॉब दिलाता है, साथ ही साथ कुछ पैसे एडवांस में भी रागिनी को दे देता है ताकि उस पर भूखे रहने की नौबत ना आ पाए। अब वो चारों मिलकर दिवाली मनाती है। रागिनी अपने तीनों बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा देती है और सभी हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।